हाँ हाँ फाइन। ओके सर। बढ़िया बताइएगा सर। जैन सर, 5 सिग्नल की आवाज आ रही है क्या सर? फाइव सिग्नल बहुत दूर से बोल रहे हैं, थोड़ा नजदीक से बोले। सर 5 सिग्नल की आवाज आ रही है क्या अभी सर? हाँ फाइव सिग्नल थोड़ा बहुत दूर से बोल रहे हैं, इसलिए हल्का आवाज आ रहा है आपका। गुड इवनिंग सर। 86 का मिल रहा है सर। 86 का आ रहा है सर आवाज। 86 का फाइन है, फाइन बढ़िया Thank you, फाइन। अभी सर आ रही है क्या 5 सिग्नल की आवाज सर? हाँ सर आ रही है यार। ओके सर। गुड सर। CW3 का बताना सर, आवाज कैसे आ रहा है? बढ़िया है, थोड़ा 194 का बताना प्लीज। 101 आ रहे हैं, ऑडियो भी बताना सर। 101 फाइन है सर, बढ़िया बढ़िया। ओके थैंक यू सर। 194 का बताना सर। 83 आ रहा है तो बताना प्लीज। हेलो 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 क्या हो? हेलो वीडियो बंद कीजिए। आपका जीरो बस दोबारा ऊपर आ रहा है, थोड़ा ऐसा करना, शकल दिखनी चाहिए। नमस्कार सर, विश्व रायपुर का मिल रहा है सर, विश्व रायपुर का फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नमस्कार रायपुर, बढ़िया मिल रहा सर, बढ़िया मिल रहा रायपुर। हमारे सर चला रहा है उसका फुल स्क्रीन कर दो, ताकि ये वीडियो स्टॉप कर दो, आगे स्टॉप। गुड इवनिंग सर। 83 का मिल रहा है किसी के पास? ठीक है ना? दबा दो, बात होगा। बस नॉइज नहीं।
नमस्कार। आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्ष कावा, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदितेश निलय, सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी आरसी कावा हेड्स, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सीआरपीएफ के अधिकारीगण एवं समस्त कावा परिवार का मैं स्मिता पौली, मानद सचिव कावा, सीआरपीएफ महानिदेशालय से आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी संस्था द्वारा पारिवारिक मूल्यों का महत्व विषय पर वेबएक्स के माध्यम से लेक्चर प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है। केंद्रीय पुलिस बल का विस्तार संपूर्ण भारत में है और हमारे जवान देश की तमाम आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे अधिकांश समय अपने परिवार बच्चों से दूर रहते हैं। ऐसे परिस्थितियों में अपने बच्चों की ठीक से परवरिश करते हुए उनको पारिवारिक मूल्यों का सिखाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कावा द्वारा आज पारिवारिक मूल्यों का महत्व विषय पर लेक्चर का आयोजन किया गया है। अधिक समय जाया न कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मिस्टर राम सजीवन, जॉइंट सेक्रेटरी कावा को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी के बीच इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए, हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर नंदितेश निलय। मैं आप सभी से आज के कार्यक्रम में इनका परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर नंदितेश निलय आईआईटी दिल्ली एवं आईसीएसएसआर के एल्यूमिनी रहे हैं। आपने आईसीएसएसआर से एवं आईआईटी दिल्ली से 2 अलग अलग विषयों में पीएचडी हासिल किया है, डॉक्टरेट किया है। आप मुख्यतः मानव मूल्यों के समर्थक, नेतृत्व एवं जीवन कौशल, लाइफ स्किल के कुशल प्रशिक्षक रहे हैं। आप एक लेखक, वक्ता एवं रुचिकर कहानीकार हैं। आपने संघ लोक सेवा आयोग के एथिक्स एवं वैल्यूज विषय पर आप विशेषज्ञ रहे हैं। आप लगातार 3 वर्षों तक इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिप्लोमा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। आप IIHR के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। आप गांधीवादी अध्ययन ICSSR में डॉक्टरल फेलोशिप आपने गांधीवादी अध्ययन में किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने जस्टिस विषय में कोर्स किया है। इसके साथ ही आप सार्क देशों, अफ्रीकन देशों और अन्य वैश्विक स्तर पर कई पेशेवरों में विशेषज्ञ सलाहकार रहे हैं। आपने कई शीर्ष नौकरशाह और कॉर्पोरेट नेताओं को उनके संबंधित विषय पर प्रशिक्षण दिया है। इन सब के साथ साथ आप CBI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इत्यादि देशज एवं विदेशी संस्थाओं के साथ आप जुड़े रहे हैं। आपकी किताबें बीइंग गुड, आइए इंसान बने और एथिकोज, खुशी की तलाश में कहानियां की काफ़ी सराहना की जाती है और पिछले 2 दशकों में भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अग्रणी किताबें बन गई हैं। ये आपकी किताबें काफ़ी प्रेरक और रोचक रही हैं और पाठकों में हमेशा एक नया उत्साह और मोटिवेट करती रही हैं। इसके साथ ही आप देश के इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर ग्रुप, हितवाद, दैनिक हिंदुस्तान, साउथ एशियन टाइम्स, न्यूयॉर्क जनसत्ता के ऑडिटर भी, स्तंभकार भी रहे हैं, कॉलमिस्ट रहे हैं तथा एथिक्स, हैप्पीनेस और सोसाइटी विषय पर लिखते रहे हैं। इसके साथ ही आप टेलीविजन चैनल न्यूज़ इंडिया पर कहानियों की एक श्रृंखला खुश रहिए भी आपने कार्यक्रम, इस खुश रहिए में कार्यक्रम दर्शकों को नैतिकता, मूल्यों और खुशियां विश्वास करने के लिए आश्वस्त करते रहे हैं अपनी खुश रहिए सीरीज से। आपकी उपलब्धियों की सूची में बहुत कुछ शामिल है, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर नंदितेश निलय जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार और सुझाव हम सभी के साथ इस विषय पर साझा करें। धन्यवाद। डॉक्टर नंदितेश निलय। हाँ, ऑन है। सो नमस्ते
पहली बात ये कि मेरे बारे में बहुत लंबी बातें की गई, पर बातें लंबी हो या ना हो, अब तो वो 1 घंटे में पता चलेगा कि हमने किया क्या है जिंदगी में, है कि नहीं? कई बार लगता है ना कि बहुत बड़े बड़े परिचय होते हैं तो सामने वाला ये सोचता है चलो भैया बातें तो बहुत हो गई इनके बारे में, जब जबान खुलेगी तो बात समझ में आएगी कि इस इंसान ने जो कदम नापे हैं उस कदम में ईमानदारी कितनी थी, हौसला कितना था, कितना समाज को करने की जिजीविशा थी, कितना प्यार का उत्साह का भाव था। तो मैडम थैंक यू सो मच फर्स्ट एंड एवरीवन हियर सिटिंग। मैं तो डीआईजी साहब को भी कह रहा था कि आप भी चलिए मिस्टर पॉली साहब को, तो उन्होंने कहा नो आई विल बी सीइंग थ्रू द यूट्यूब ओनली, आप जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो पारिवारिक मूल्यों की बात हो रही है, पहले मुझे ये बताइए कि मुझे इधर देखना है या इधर देखना है, किधर देखना है? इसमें देखना, कैमरे में। पारिवारिक मूल्यों की बात हो रही है तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि परिवार आपको ठहरने का मौका देता है और आपका कार्य क्षेत्र आपको चलने का मौका देता है। तो जो आदमी ठहरना नहीं जानता वो क्या चलेगा? तो परिवार में जब आप आते हैं तो आपको पहली बार ये लगता है कि मैन इज ए सोशल बीइंग। मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि वो 2-3 लोगों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बंधु के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ वो रह सकता है। तो ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी खूबी है और हिंदुस्तान में इस खूबी की बहुत रौनक रही। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया कि परिवार होता क्या है, साथ रहना क्या होता है और मिलजुल कर रहना क्या होता है। टेलीफोन के ज़माने में या इस ज़माने में कहीं ना कहीं से हमारी मुल्क को नज़र लगी, हम सबको नज़र लगी, और जो हमारे अंदर वो बात होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं से कुछ गिरावट आई, कुछ कहीं हम खोए, बहुत सी चीज़ टूटी। नहीं तो आज इतने बड़े ओकेजन में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इतनी बुनियादी बातें क्यों करते हैं, इतनी मूल बात हम क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर टॉकिंग सो फंडामेंटल। ये बहुत बड़ी बात है कि वाई वी आर टॉकिंग फंडामेंटल। जब मैंने पहली किताब बीइंग गुड लिखी तो मेरे अंदर सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मैं ऐसी कौन सी किताब लिख रहा हूं जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया कि गुडनेस की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर आप ही का बच्चा आपको बहुत सीधा साधा नजर आए, आपका भाई, आपकी बहन बहुत सिंपल नजर आए, इनोसेंट नजर आए, निर्दोष नजर आए, अच्छे नजर आए, क्लीन नजर आए, तो आप कितने खुश हो गए वो तो भगवान जाने। शायद आप ज्यादा चिंतित हो जाए कि दिस गाय इज सो क्लीन, सो ऑनेस्ट, सो कैंडिड, एंड यू विल बी वरीड। तो एज ए टीचर मैं भी वरी हुआ, बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों का पिता हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस देश को, उसके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मैं कुछ कर सकूं। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अच्छाई का प्रश्न इस देश में बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। हम काबिल हैं, यह प्रश्न सही है, या हम अच्छे हैं, यह सही, या पहले हम काबिल हो जाएं फिर हम अच्छे हो या ना हो ये काम चलेगा, या हम अच्छे पहले हो फिर काबिलियत की बात करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको ये पारिवारिक मूल्यों को समझना होगा कि जो इस विश्व का नायक रहा, जो मनुष्य रहा, मनुष्य से बड़ा नायक कोई नहीं हुआ। Nobody has been ever a great leader than a being. We all mortals are being a great leaders. मनुष्य से बड़ा नायक कोई नहीं हुआ, कोई भी संसार में नहीं। लेकिन जब नायक कंफ्यूज किया, नायक ने ये सोचा कि मेरा हुकूमत, मेरे दबदबा, मेरी कुर्सी, मेरा पद, मेरा अचीवमेंट्स, मेरी प्राप्ति, जो मैंने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, यहां तक कि जो हाथ में फोन है, उसने नायक के किरदार को लिखा। नायक कहता है, मनुष्य कहता है कि मेरा जो किरदार है वो मेरे पद से लिखा जाए। तो if I will be called that I am an X person, then yes, that will make me a huge person. नायक ने ये कहा और ये चिंता का विषय था, क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यूज की बात नहीं थी, ये मानवीय मूल्यों की बात नहीं थी।
वो जो मनुष्य था, वो जो नायक था, घर में ये यकीन करा रहा था सभी को कि कुर्सियों में ताकत होती है, लकड़ियों में ताकत होती है, इंसान के पैर में वो ताकत नहीं होती। तो वो ताकत किसके पास गई? जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बड़ा आदमी हूं और अपनी कुर्सी से बड़ा आदमी, अपने अचीवमेंट से बड़ा आदमी। ये बात मैंने परिवार में ट्रांसफर की, अपने लाइफ पार्टनर में भी ट्रांसफर की, अपने बच्चों में भी ट्रांसफर की। तो जब घर का नायक, घर के मां और घर के पिता अगर अपने परिवार के लिए रिसोर्स बन जाए, संसाधन बन जाए, साधन बन जाए, तो जीवन मूल्यों पे प्रश्न खड़ा, ह्यूमन वैल्यूज विल बी क्वेश्चन। Because I am regarding my father, because my father is फला फला फला, that's all. और एक पिता और मां अपने बच्चों को ये नहीं समझा अगर पाए कि वो पिता पहले हैं, वो जीवन मूल्यों के नायक पहले हैं, इसके बाद वो फला फला है, तो ये फेलियर है एक माँ का, एक फेलियर है पिता का, फेलियर है पेरेंटिंग का, फेलियर है संस्थाओं का, फेलियर है हमारे उस इकबाल का जिसने हमसे ये कहा था कि हमें जीवन ईमानदारी और मानवीय मूल्यों से जीना चाहिए। इसलिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि नंदितेश सर कहां से बात शुरू की जाए जीवन मूल्यों की, तो मैं आपको कहूंगा कि बातें तो खुद पे शुरू होगी। आपको विवेकानंद के परिवार की चर्चा आप करते हैं? नहीं करते। आप महात्मा गांधी के परिवार की चर्चा करते हैं? नहीं करते। मार्टिन लूथर किंग के परिवार की चर्चा आप करते हैं? नहीं करते। मतलब ये है कि घर का जो मुखिया है, घर में जो माँ है, जो पिता है, उनको नायक बन के उभरना हो और उनको जीवन मूल्यों के नायक बन के उभरना हो, तो सारी बात की शुरुआत इस सेल्फ से शुरू होगी। वो सेल्फ जो महसूस कर सकता है, ना कि सिर्फ सोच सकता है। वो सोचता है तो उसे अपना बेटा आईएएस आईपीएस नजर आता है, आईआईटीएन नजर आता है, उसे अपना बेटा कोई बहुत बड़े हुकूमत का रसूखदार नजर आता है। लेकिन जब वो महसूस करता है तो वो टटोलता है कि मेरा बेटा ईमानदार है क्या, इसमें दीमक तो नहीं लग रहा, मेरा बेटा मनुष्य है क्या, इसमें मनुष्यता का भाव है क्या। क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता अगर उसका बेटा अपने पिता को एक बहुत बड़ा मालिक मानता है, तो वो मान ही नहीं सकता कि उसका बेटा कंपटीशन के फ्रेमवर्क से कहीं बाहर निकल कर दिखा दे। उसे नजर ही नहीं आता। अगर वो 10 में 10 लाता है, 9 सीजीपीए लाता है, बड़ी कंपनियों में जाता है, बड़ी बड़ी सीटीसी लेकर आता है, बड़े पैसे उसको मिलते हैं, माँ की नजर में उसका कद बढ़ता है और पिता की नजर में भी उसका कद बढ़ता है। फिर हम और आप ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि फैमिली वैल्यूज का क्या होगा नंदितेश सर, क्या किया जाए फैमिली वैल्यूज का। तो फैमिली वैल्यूज का आप और हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हम लोग अपना भला करें। आप भी अपना करें। बहुत से लोग मेरे को सुन रहे हैं अभी, सभी लोग अपना भला करें। किस चीज में भला करें? वो यकीन करें कि मनुष्य बनने से सबसे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो यकीन करें पहले। और ह्यूमन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब कीमत, ह्यूमन मतलब मानवीय, तो मनुष्य होने की कीमत। आपके मनुष्य होने की क्या कीमत है बताइए? प्रश्न है ना संजीवन, आपके मनुष्य होने की क्या कीमत है? आपने कहा साहब मैं तो ये हूं, ये तो मनुष्य होने की कीमत नहीं है। मनुष्य होने की कीमत क्या लगाई जाए कि क्या है मनुष्य होने की कीमत? तो मैंने कहा कि साहब मनुष्य होने की कीमत है, यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे पे भरोसा कर सकते, ये कीमत है। तो सबसे पहले अपने अंदर हम सभी अपने बच्चों के अंदर कीमत बताएं परिवार में कि पिता की कीमत सीटीसी, पैसा, 6th पे कमीशन और बड़े बड़े जो आराम है, सुविधाएं हैं, ये पिता या मां होने की कीमत नहीं है।
पिता या मां होने की कीमत है कि मेरे पिता इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मेरे पिता भरोसे वाले आदमी, मेरी मां भरोसे वाली व्यक्ति है। तो मैं अगर एज ए इंसान अपने को देखूं तो मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं अपने माता पिता को और बेहतर इंसान बनाऊं, या अपने बच्चों को और बेहतर इंसान बनाऊं, या अपने लाइफ पार्टनर को बेहतर इंसान बनाऊं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं अपने आप को और बेहतर एक इंसान। वो एक शेर है ना कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा और ये दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा और ये दौलत सभी किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। पर हम कहाँ मानते हैं कि हमारा घर छूटेगा इनसे। हम 6 फीट के हाइट के होते हैं तो हम इसी को मानते हैं बहुत बड़ा, हम युवा होते हैं तो हम इसी को मानते हैं बहुत बड़ा, अगर हम कोई बहुत बड़े पद पे हैं हम उसी को मानते हैं बहुत बड़ा। तो ह्यूमन वैल्यूज का क्या होगा भाई साहब, आप खुद सोच के बताइए। फिर इन सब प्रश्नों का मतलब क्या है कि मेरा बेटा मेरी बातें नहीं समझता, मेरे बच्चे अच्छे इंसान कैसे बने, समाज में सब लोग मिलजुल के कैसे रहें, माँ बाप की इज्जत कैसे हो, पति पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े, सीनियर सिटीजन्स को घर में कैसे रखा जाए। ये सारे प्रश्न किस बात के हैं, क्या मतलब है इन प्रश्नों का। मेरा बच्चा विदेश जाए तो मुझे याद करे, मुझे समझे, मुझे महसूस करे। ये प्रश्न क्यों होने चाहिए जब हम इस तरह से अपने परिवार में ना सुबह जगते हैं ना रात को सोते हैं, तो क्यों होने चाहिए। तो शुरुआत यहां से हो कि हम सभी अपना अपना आकलन करें, और ये आकलन परिवार के संबंधों में नहीं होगा कि मैं अपनी पत्नी को फोर्स करूंगा कि तुम अपना आकलन ऐसे करो, या पत्नी पति को फोर्स करेंगी कि आप अपना आकलन ऐसे करिए। नहीं, ये नैतिक आकलन है, और ये आकलन खुद होगा, और ये आकलन ऐसे होगा कि हमारे अंदर सबसे पहले हमारा आकलन अचीवमेंट्स पे नहीं होगा कि हमने जीवन में हासिल क्या किया, हमारा आकलन होगा इस बात पे कि हम किस तरह के इंसान हैं। इस बात, ये हमारे आकलन का प्रथम प्रश्न, और जवाब क्या निकलेगा कि मैं ह्यूमन वैल्यूज का आदमी हूं, और मेरा सबसे पहला परिचय होगा कि यू कैन ट्रस्ट मी, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। अरे साहब, ये कितनी बड़ी बात है। इंसानों ने कुत्ते पाल दिए, बड़े बड़े कुत्ते, इतने बड़े बड़े कैनाइन वाले, और तो और उसको बिस्तर पे रख दिए। हमने कहा कि भाई साहब कुत्ता है, काट लेगा। बोले नीले साहब आप नहीं जानते, नहीं काटेगा। हमने कहा क्यों, मम्मी पापा को तो भगा दिया आपने, उनकी बात तो आपको समझ में आती नहीं थी, इसकी क्यों समझ में आ रही है। अरे साहब ये ट्रस्टवर्दी है, नहीं काटेगा। मैंने कहा कुत्ता है, इसकी प्रकृति है काटना। अरे साहब मैं कह रहा हूं नहीं काटेगा। मैंने कहा क्या बात है। उसने कहा बेटा बैठ जाओ। बेटा बैठ गया। उसने कहा बेटा खड़े हो जाओ। बेटा खड़ा हो गया। उसको बेटा कहा। और जब वो साहब ऑफिस से घर आए तो बेटे ने कदमों की थाप सुनी या नहीं सुनी, और कुत्ते ने तो उस कदमों की धमक सुनी। वो भौंका, क्योंकि वो ह्यूमन वैल्यूज पे पल रहा था। लेकिन इंसानों को किसकी नजर लगी, ये प्रश्न है। घर में पिता आए तो बेटे ने महसूस क्यों नहीं किया, ये प्रश्न है। मां घर में आई तो महसूस क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। कुत्ते को, बिल्ली को, तोते को, मैने को, चिड़िया को, सबको समझ में बात आ गई कि इंसानों के साथ रहा जा सकता है। ये इंसानों को ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि इंसानों के साथ रहा जा सकता है। This is the fundamental problem we are dealing here, that while we are propagating that value, we are living in a value crisis. There is a value conflict, and we cannot live happily if we are not engrossed completely with the human values. कहां पे नजर लग गई? नजर इस बात पे लगी कि घर में हुकूमत हमने बनाई कि फलां की हुकूमत चलेगी या फलां की चलेगी।
हुकूमत किस बात से? वो ज्वाइंट फैमिली वाली हुकूमत नहीं कि दादा ने कह दिया हो जाएगी सब बात, ऊपर से एक बात कह दी गई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो इज्जत नवाजी वाली हुकूमत नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो दादी ने कह दिया, नानी ने कह दिया, नाना ने कह दिया कि पत्ता भी नहीं हिलेगा क्योंकि ऊपर से किसी ने कह दिया, क्योंकि ऊपर वाला वर्टिकली हमसे ऊंचा नहीं था, हमसे उम्र में ऊंचा था, हमसे प्रेम भाव में ऊंचा था, विश्वास में ऊंचा था, और हमने अपने दादा को, अपनी दादी को, अपने नाना, अपने नानी को वो सम्मान दिया, और उन्होंने कहा कि आपके मुंह से निकली हुई बात पूरा परिवार मानेगा। लेकिन सब कुछ बदल गया। अब तो किसी की हुकूमत चलेगी, चाहे जिस रूप में चले, और वो हुकूमत ह्यूमन वैल्यूज की नहीं होगी। दिस इज द प्रॉब्लम। मैं कावा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, सीआरपीएफ को, कि उन्होंने इतना संवेदनशील विषय चुना और इतने साहस के साथ चुना, क्योंकि इस फोर्स के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। मैं मानता हूं कि मैंने इससे बेहतर फोर्स अभी तक तो नहीं देखा जिसमें इतनी ऑनेस्टी और इतना इमोशन भरा। तो आप लोगों को कहना चाहता हूं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, हमारे पति नहीं मानते, या पत्नी नहीं मानती, या माँ बाप नहीं समझते। अरे ये सब बेकार बातें हैं, ये सही प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। आपके नायक बनने पे सवाल है। ना प्रकृति मुझे छोड़ेगी, ना आपको छोड़ेगी, कोई नहीं बचेगा। एक दिन तो आपका एक इंडिपेंडेंट स्पेस पैदा होगा मरने के समय, तो जीने में वो स्पेस पैदा करिए। वो पलंग की लकड़ियों में वो स्पेस नहीं है, ना आपकी कार की सीट में, वो आपके मनुष्य बनने का स्पेस है। और वो स्पेस ये है कि आपने ह्यूमन वैल्यूज का कौन सा स्पेस खड़ा किया, उसके बारे में सोचिए। इधर उधर की बातें मत करिए। आप बात करनी है तो आप करिए कि मैं परिवार में, मैं सबको ईमानदार नहीं बनाऊंगा, मैं सबको ट्रस्टवर्दी नहीं बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब मैं उठूंगा या मैं जब डूबूंगा, तो दोनों परिस्थिति में मैं भरोसे वाला आदमी रहूंगा, ट्रस्ट वाला। तो पारिवारिक मूल्यों की बुनियाद ट्रस्ट पे रखी जाएगी, चाहे वो एक कांस्टेबल की फैमिली हो, या वो एक आईजी की फैमिली हो, या डीजी की फैमिली हो, या दुनिया में किसी व्यक्ति की फैमिली हो, या दुनिया में किसी व्यक्ति के मूल्य ट्रस्ट पे होंगे। ट्रस्ट किस बात पे होता है? ट्रस्ट वादा से आता है, जबान देने से ट्रस्ट आता है। तो मान लीजिए कि मैंने अपनी मां से कहा, मैं आज ही की घटना बता रहा हूं, हमारी माताजी 3 बजे उठ जाती हैं, 3-4 बजे। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि बहुत पहले तो नहीं, लेकिन उनके साथ साथ उठने की कोशिश करता हूं, शायद उनसे मिलने की कोशिश करता हूं। मेरे पिता उठ जाते हैं तो मैं भी उतने ही उत्साह से उठता हूं, क्योंकि मैं पापा के साथ वॉक कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उठना चाहिए, मैं थका महसूस नहीं करता। नहीं तो अपने बेडरूम से मदर फादर के रूम तक जाना एक बहुत बड़ी यात्रा है आज के समाज में, बहुत बड़ी यात्रा। तो हमारी मां ने कहा कि आज दूध नहीं आया, आज चाय पीने की इच्छा हो रही है। सुनते जाइएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी तो बहुत काम में व्यस्त हूं, मैं कह सकता था। मेरी पत्नी चाय बनाने चली जाती, ये भी संभव था। या मैं किसी घर में कहता कि आप चाय बना दो, ये भी संभव था। मेरी मां ने मुझको नहीं कहा था, पर मुझे ऐसा लगा, और मैं बहुत शौक से मैंने जब चाय बनाई तो मैंने महसूस किया कि मां अपने बच्चों के बारे में इस उम्र तक कितना सोचती है, कितना महसूस करती है। उसने जबान दी थी अपने बच्चों को बिना बोले। पिता ने जबान दिया था बच्चों को बिना बोले कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। प्रॉमिस, प्रॉमिस लीड्स टू ट्रस्ट। जब आप वादा करते हैं तो आप भरोसे के लायक। तो बेटे के रूप में मेरे अंदर भी यह हौसला आया
कि माँ पापा मैं आपकी सेवा करूंगा, किसी भी परिस्थिति में करूंगा। मेरी पत्नी मेरे माँ बाप की सेवा करें, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, नहीं है बिल्कुल। मैंने 4-5 लोगों को आउटसोर्स कर लिया घर में कि वो लोग मेरे माँ बाप की सेवा करें। दिस इज नॉट एन अचीवमेंट। मेरे बच्चे मेरे माँ बाप की सेवा करें, ये भी मेरा अचीवमेंट नहीं है। नंदितेश, सवाल तुमसे है कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। सवाल तुमसे पूछा जाएगा नंदितेश कि जब तुम्हारी बारी आई थी बेटा तुम क्या किए। ये है ह्यूमन वैल्यूज। सो प्रॉमिस लीड्स टू ट्रस्ट। आप बातें अपनी करिए, जब तक आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं होगा समाज में, क्योंकि ये समाज राम का नहीं है। राम तो दशरथ को सुन लिए थे, सुनने का मतलब राम होता है। उधर पिताजी ने कहा जाओ, उसने कहा जी जाता हूं। आप करके देखिए, आप किसी को कुछ बोल के देखिए परिवार में, वो आपसे तुरंत आर्गुमेंट करने को तैयार है। सुनने का मौसम गया, इसलिए दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अपनी नजरों में बड़ा बनने की जरूरत है सबसे पहले, कि मेरे बच्चे को एक बात जरूर समझ में आए कि स्कूल में जब उसके ट्रस्ट की बात होगी तो वो हाथ उठा लेगा और उसे अपने पिता की, अपनी मां की इमेज आएगी, अपने दादा की इमेज आएगी। लेकिन मैं यहां पर पिता के रोल में बातें कर रहा हूं तो उसे पिता की इमेज आए। जब प्रॉमिस की बात हो तो उसे पिता की इमेज आए। ये दो वैल्यूज आपको तीसरे वैल्यूज पर लेके जाते हैं, जिसको केयर कहते हैं। जो हम कुत्ते बिल्ली को केयर करते हैं, प्लांट्स को केयर करते हैं, अपनी गाड़ी को केयर करते हैं, अपने फोन को केयर करते हैं। आप देखते नहीं, लोग सुबह सुबह उठते हैं और अगल बगल एक दूसरे को नहीं देखते, पहले इसी को देखते हैं कि ये चार्ज है कि नहीं है, और फिर सब अपने अपने चार्जर ढूंढते हैं। और अगर किसी की बैटरी 20% बची हुई है, आप उसको कितना भी गुड मॉर्निंग करते रहिए, उसकी गुड मॉर्निंग तब होगी जब चार्ज शुरू होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इधर उधर की बात कर तू, मेरे लिए तुमसे ज्यादा अभी ये जरूरी है। कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग, अरे यार पता नहीं यार इतना डिस्चार्ज कैसे हो रहा है ये। कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग, अरे ठीक है गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग यार 5 बार गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो, वो तो गया गुड मॉर्निंग, चार्जर कहाँ है? वाह, क्या बात है। हमने कहा यू कैन ट्रस्ट एप्पल, बोला हाँ सर आई कैन ट्रस्ट एप्पल। यू कैन ट्रस्ट आदिदास, यस सर आई कैन ट्रस्ट आदिदास। यू कैन ट्रस्ट नाइके, यस सर आई कैन ट्रस्ट नाइके। व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स? समझ गए आप? ये समस्या है, असली समस्या समझिए। सारे ह्यूमन वैल्यूज हैं, लेकिन सारे ह्यूमन वैल्यूज बाजार में हैं, मनुष्य में नहीं है। आप जाइए, इट्स अ मैकडी, ओ यू कैन, इट्स अ कॉफी डे, यस यू कैन ट्रस्ट, इट्स बिस्लेरी, यस you can trust. Brand can be trusted, but the most important brand on this earth ever walked is human being. There is a question that cannot be trusted. Serious question. उसी में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो शुरुआत किससे होगी? सेल्फ से होगी। सेल्फ की शुरुआत प्रॉमिस से होगी। प्रॉमिस आपको ट्रस्टवर्दी बनाएगा, ट्रस्ट आपको केयर की ओर ले जाएगा। केयर का मतलब ये समझना कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति मेरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। दिस इज केयर। अब आपको कैसे नहीं याद आएंगे मम्मी पापा, बताइए जरा, कैसे नहीं याद? आपको कैसे नहीं आएंगे अपनी फैमिली? कैसे आपको इंडिया इज, बोलते हैं ना कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ये लोक कल्याणकारी राज्य है। और हम अपनी प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम वी का प्रयोग करते हैं बहुत ज्यादा वी का करते हैं, बट वी आर डिवाइडेड इनटू आईज ओनली। तो आप बताइए फिर केयर कैसे होगा? केयर का मतलब ये कि आप अपने सबकॉन्शियस में समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मेरे पे डिपेंडेंट है।
वो आपकी बहन हो सकती है, वो भाई हो सकता है, आपकी माँ पिता सब हो सकते हैं, आपकी पत्नी, पति, बच्चे, समाज सब हो सकता है। लेकिन हम केयर किसका करते हैं? दरवाजे पर होंडा सिटी है और होंडा सिटी में स्क्रैच लग गया तो लगता है कि यहीं पे ओपन हार्ट हो चुका है। किसने मारा स्क्रैच? उसके चक्कर में सबके मन में स्क्रैच डाल दिया। तो बाजार में वैल्यूज है, बाजार में इंसानों की हुकूमत कौम में अब वैल्यूज नहीं है। अब इंसानों के पास कौन से वैल्यूज हैं? आपने तो हमसे पूछा ही नहीं, तो मैं बताता हूं। इंसानों के पास सिर्फ 2 वैल्यूज। पहला प्रोफाइल वैल्यू, जानते नहीं मैं कौन हूं। यू डोंट नो नंदितेश हु एम आई। हमने कहा कौन है भाई आप? हम तो मनुष्य दिख रहे हैं। अरे मनुष्य नहीं है हम। तो फिर क्या है आप? कौन है फिर आप? अरे हम कौन है? तो कौन है बताइए फिर कौन है? प्रोफाइल वैल्यू। यू मस्ट नो हु एम आई। भगवान ने कभी परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूं। इंसानों को नजर लगी अपनी और वो बताने लगे 32 साल तक कि हम बताते हैं। प्रोफाइल वैल्यू। तो किस चीज की कीमत दी मैंने अपने आप को? प्रोफाइल वैल्यू। तो स्कूल से बच्चा आया, बड़ा खुश था, बहुत ही खुश। तो माँ बाप ने उससे पूछा इंग्लिश का पेपर हो गया तुम्हारा? मैंने कहा अरे ये क्या सवाल पूछ दिया, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, इससे आप लोग खुश नहीं हो? नहीं, इंग्लिश का पेपर हुआ? बोला हाँ। कितने नंबर लाए? 10 में 3। खत्म। उसको 7 बजे 7 लेफ्ट था तो मम्मी पापा ने उसे समझाया और दूसरे बच्चे से पूछा तुम्हें कितने आए? उसे 10 में 10 आए। उसका केयर हुआ। आओ, जिसको 10 में 3 आए वो भारत के अंतिम प्रजातंत्र के अंतिम आदमी की तरह कोने में बैठा हुआ वोट देने का इंतजार कर रहा था कि 5 साल बाद जब वोट देने की बात आएगी तो हमारी भी हुकूमत आएगी। और उससे कहा गया सीख, इससे सीख। ये 10 में 10 लाख तो शुरू से कमजोर है, मंद बुद्धि है शुरू से, और इस तरह वो अच्छा वाला आदमी मंद बुद्धि होता गया। उसे समझ में आ गया कि बिना नंबर लाए आप हंस नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते। बिना बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगला लिए आप घर में हुकूमत नहीं चला सकते। प्रोफाइल वैल्यू। सो मैन वॉज वैल्यूड फॉर द प्रोफाइल ओनली। सो सारा बिहेवियर कैसे हुआ फिर? ऑल काइंड ऑफ बिहेवियर, सारे बिहेवियर कॉस्मेटिक्स हुए, नाटक वाले, झूठ मूठ। तो एक प्रोफाइल मिला, दूसरे प्रोफाइल से सब झूठ, सारा झूठ। दोनों मिल रहा है, हेलो हेलो हाँ, अरे अरे गले मिल रहा है, जिसे इतने दिन बाद मिले हैं वो गले मिल रहा है, ऐसा गले मिल रहा है जैसे लग रहा है कि सीजर को ब्रूटस चाकू मारेगा, ऐसे गले मिल रहे हैं। और जैसे ही गले मिल के हटते हैं 4 शिकायत उस कोने में, 4 शिकायत दूसरे कोने। हमने पूछा ये कौन सी हरकत है यार? बोला सर हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही। बशीर बद्र ने लिखा कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, या नए मिजाज का है शहर जरा फासले से मिलाकर। मनुष्य ने कहा जब पद वाले मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही, इसी तरह प्रोफाइल वैल्यू। अब मैंने बात की आपसे, अभी बात की थी मैंने ट्रस्ट की, प्रॉमिस की, केयर की, सब बातें बेकार है। दूसरी कौन सी वैल्यू जो मनुष्य के समाज में आई वो है मनी वैल्यू। हमने कहा तुम्हारी कीमत जी 30 लाख, तुम्हारी 60, अब तुम कौन हो जी? सर 5 लाख, कोना पकड़ो, उधर जाओ, उधर निकलो, निकलो। अब तुम कौन हो बेटा? 1.5 करोड़, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, सबसे आगे, सबसे आगे। और आप बताओ? सर मेरा तो प्रोस्पेक्ट 2.5 करोड़ का है। मनी वैल्यू। हमने बोया है तो हम ही तो काटेंगे। बाढ़ का पानी घर में आता है, बोधिसत्व में लिखा है कि द फ्लड वाटर फर्स्ट रीचेस टू दैट हाउस वेयर देयर इज ए स्लीपिंग पर्सन। बाढ़ में सबसे पहले वो डूबता है जो सोया रहता है। तो ना नंदितेश बचेंगे, आप बचेंगे, कोई नहीं बचेगा।
इसलिए केयर करना सीखिए और साहस से केयर करिए, क्योंकि जो केयरिंग होता है वो साहसी होता है। पिता इतने साहसी क्यों हुए? जैसे ही इंसान पिता के रोल में आया इतना साहसी क्यों हो गया? माँ इतनी साहसी क्यों हो गई? पिता के रोल में आया इतना साहसी क्यों हो गया? माँ इतनी साहसी क्यों हुई? क्योंकि पहली बार अपना पुत्र, अपना बेटा, अपनी बेटी जब आए तो इंसान को लगा कि मुझे इसका केयर करना चाहिए, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, ये मेरे पे डिपेंडेबल है, ये निर्भर है। सो केयर बिगेट्स करेज। आप लोग देश की सेवा करते हैं, सीआरपीएफ देश की सेवा करते हैं, ये फोर्स देश की सेवा। तो जो आप देश का ख्याल रखते हैं यही तो आपको साहसी बनाता है। लेकिन ये परिवार के स्तर पे आना चाहिए, एक व्यक्ति के स्तर पर आना चाहिए। तो आप जरा कितना खूबसूरत समाज होगा। अब जरा सोचिए आप कि एक व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो प्रॉमिस वाला आदमी है, वो केयरिंग आदमी है, और जब वो केयरिंग है तो स्वाभाविक रूप से वो करेजियस भी है, साहसी। तो आप जब सोचेंगे कि हमारे बच्चों को हम बोलते हैं कि करेजियस बनो, साहसी बनो, तुम सोल्जर के बेटे हो, तुम साहसी बनो, डरपोक नहीं बनना है, डरपोक नहीं रहते, साहस के साथ रहते हैं, ये बोलने से कोई साहसी तो होगा नहीं। अगर हम अपने बच्चों को साहसी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को केयरिंग बनाना। तो दुर्भाग्य ये है कि हमने बच्चों को सिखाया कि गाड़ी की केयर कैसे की जाती है, सिखाया, फोन की केयर कैसे की जाती है, सिखाया, लेकिन इंसानों की केयर कैसे की जाती है हम चूके हैं। We have failed. Literally, we have failed as a human society. और इस बात को आप स्वीकार तभी नहीं करेंगे, मैं तभी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा जब मुझे कुछ रोकेगा। और आपको पता है क्या रोकेगा? प्रोफाइल वैल्यू और मनी वैल्यू जो आपके अंदर बिहेवियरल ट्रेट पैदा करता है, वो ट्रेट है घमंड। हमारे अंदर और आपके अंदर का घमंड रोकेगा ये बात मानने से कि हम प्रोफाइल वैल्यू और मनी वैल्यू वाले इंसान हैं और रेसिस्ट करेंगे। तो घमंड मत रखिए, घमंड वमंड नहीं रखते। ह्यूमन वैल्यूज का सबसे बड़ा दुश्मन है घमंड। घमंड नहीं रखते। घमंड का मतलब पता है आपको क्या होता है? हम सबका फिक्स टाइम है ना? जरा आप ऑनेस्टली सोचिएगा, आप सभी ऑनेस्टली सोचिएगा, हम सबका फिक्स टाइम, हम सभी का, और हमें यह भी नहीं पता है हमारा टाइम कब आएगा, पर हम सबका फिक्स टाइम। पर कितना रुआब है हमारे अंदर, कितना है बताइए? हमें पता है सब कुछ यहीं छूटेगा, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ले नहीं जा पाएंगे। यही बुद्ध बनना है, यही बोधि है, यही शिक्षा है, यही बुद्धिमता है, यही विस्डम है, यही विस्डम है, यही नॉलेज है, यह यकीन करना कि वी हैव ए फिक्स टाइम। आप ये मत समझिएगा ये निराशावादी स्टेटमेंट है, नहीं नहीं नहीं। ब्लाइंड फोल्डेड रहना और ये कहना कि चारों तरफ की चीजें मैं नहीं देखता, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहूंगा क्योंकि मेरे साथ ये नहीं होगा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये कोई बुद्धिमता नहीं है। बुद्धिमता ये है कि यकीन करना कि हम मनुष्य हैं और हम भी एक दिन डूबेंगे, यकीन कर। तो ये घमंड नहीं आएगा। घमंड किस चीज को कहते हैं बताऊं? घमंड का मतलब होता है मैं जो नहीं हूं वो मैं बनने की कोशिश कर, बस यही घमंड। जो मैं नहीं हूं और जो मैं बनने की बराबर कोशिश करूं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी विषय पर किसी से बात करिए, आज के जमाने में हर आदमी टिप्पणी दे देगा। आप बात करिए कि दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा है, तो तुरंत बताएगा कि सर अभी बारिश 4 दिन और होगी। अरे तुम मौसम विज्ञानी हो मेरे भाई, थोड़ा सुन लो, क्या जरूरत है बोलने की? आप घर में 4 आदमी बैठ जाइए
और शुरू करिए कि फिजिक्स में ना लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल बोल के देखिए आप, एक दूसरा फिजिसिस्ट आ जाएगा। बेटा 8th में तो और भी था हमारे जमाने में। अरे इससे आपको क्या मतलब है? आइंस्टीन भी परेशान हो रहे होंगे कहीं पे। फिजिक्स भी शर्मा गया कि कौन कौन आ गए मेरे समाज में। अरे सिंपल कहा जा रहा है, बेटा कह रहा है कि फिजिक्स में लाइट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि पापा जी जेई एडवांस में क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। जी बेटा ठीक कह रहे हो। इतना आसान था पहुंचना बेटे के पास, ये कह के कि क्वेश्चंस तुमने जो कहा ठीक कहा, क्योंकि उस नदी में तुम तैर रहे हो, उस समुद्र में तुम तैर रहे हो। पर पिता तो प्रोफाइल वैल्यू वाले हैं, अब मैडम तो है ही, दोनों पति पत्नी में अद्भुत प्रेम है। तो पिताजी पहले शुरू हुए, अरे क्या तुम जेई एडवांस की बात कर रहे हो? हाँ क्या ये सब बातें कर रहे हो तुम? टफ है, ये है, वो है। तुम्हें पता है हमने क्या क्या टफ सिचुएशन देखे? तुम्हें अंदाजा है इसका? बस इतना ही कहना था। मदर को लगा, पत्नी को लगा, मैं भी तो पति का साथ दूं। अब वो शुरू हो गई, सुन बेटा सुन सुन, ये जो जेई और एडवांस और मेंस ये सब जो बातें करते हो ना इस जमाने का, ये सब ना बातें कम किया करो, समझे? कम किया करो। और जितना तुम पढ़ रहे हो ना, इस पढ़ाई से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये हम अभी बताते हैं। आगे बोलो। और तुम्हारा आगे भी कुछ नहीं होगा, आगे बोलो। अब वो परेशान हुआ, अरे ये क्या कहानी शुरू हो गई? अब पुरुष स्त्री को देख रहा है, पति पत्नी को देख रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी का संबंध इस समाज में हासिल करने वाला है। हासिल पहले पुरुषों ने रौब जमाए, तो पुरुषों ने स्त्रियों पर शासन किया, हुकूमत की स्त्रियों के पास कुछ समझ ही नहीं थी, तो प्रेम में डूब गई। कह रहे जैसा भी है ठीक है। वो प्रेम कर बैठी तो टिक गई, और अंत में दादी बन के घर में हुकूमत चला दी। अब नया समाज आया, नया समाज को पता चला कि पुरुषों ने बड़ा कंट्रोल किया है। फला तो कंट्रोल करती हैं, फला तो कंट्रोल करते हैं। तो उनको लगा डिस्कशन में, आप लोग पर्सनली कुछ मत लीजिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, आप लोग उस तरफ भी बैठे हैं ना तो ज्यादा मत सोचिएगा, मेरे साथ शामिल रहिए, बस कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। तो मैडम ने सोचा, करे तो बेटे के सामने मैं पराजित हो जाऊंगी, ये कैसे ज्ञानी हो गए? ये फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे तो होंगे, ये साइंस के प्रोफेसर हैं तो हैं, इंजीनियर हैं तो हैं, डॉक्टर हैं तो हैं, आईएएस ऑफिसर हैं तो हैं। मैं थोड़े कम हूं, मैं भी आईएएस ऑफिसर हूं। मैं उस लेडी की बात कर रही हूं जो घर में है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको नौकरी करने का मौका नहीं मिला, वो भी परेशान, वो भी हासिल करना चाहती है इसको, उस पुरुष को। और प्रेम तो समर्पण की चीज है, हासिल करने की चीज तो नहीं। आप सोचिए, ना पुरुष स्त्री को हासिल कर पाता, ना स्त्री पुरुष को। दोनों फिर बच्चों को हासिल करना चाहते हैं। जब मैन फेल करता है तो वो बच्चों पर अधिकार जमाता है, जब स्त्री फेल करती है वो बच्चों पर अधिकार जमाते हैं। लेकिन एक बार ईमानदारी से बैठकर ये नहीं सोचते कि सुन ही लेते तो क्या होता। मेरी पत्नी सितार बजाती है, काबिल है, सितार में उसको नॉलेज है, वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी है, उसको इंग्लिश लिटरेचर में नॉलेज है, या जो सब्जेक्ट उसने नहीं पढ़ा, मैं तो यहां तक आ रहा हूं। और पुरुष ये स्वीकार कर ले कि मेरी पत्नी नहीं पढ़ी है तो क्या हुआ, उसके अंदर कॉमन सेंस है, वो परिवार में बहुत कंट्रीब्यूशन कर रही है, अगर वो कुछ अच्छी बात कह रही है, क्या है इसमें? और सिचुएशन नंबर 2 कि अगर वो स्त्री पढ़ी लिखी है, नौकरी में है या नहीं नौकरी में है, और जब उसके पति कुछ कह रहे हैं वो सुन ले, कौन सी हार जीत है इसमें? यही है इतनी छोटी सी बात जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनने के लिए आपको राम बनना होगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप प्रॉमिस पे जाएंगे, क्योंकि शादी के समय आपने वादा किया था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
आप जब सुनेंगे तो आपको यकीन होगा कि मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ प्रोफाइल वैल्यू और मनी वैल्यू नहीं है। पति और पत्नी का संबंध ह्यूमन वैल्यूज का होता है, स्पिरिचुअल होता है, इमोशनल होता है, दैहिक नहीं होता। ये महसूस तब करेंगे जब संबंध ह्यूमन वैल्यूज का होगा। और ये क्यों मैं बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि पारिवारिक मूल्य जो होते हैं इन्हीं 6 संबंधों में टिके हैं। माता पिता, भाई बहन तो एक हो गए, फिर पति पत्नी, बच्चे। तो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये बहुत बड़ा ट्रांसफर है ह्यूमन वैल्यूज का। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं केयरिंग आदमी हूं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता हूं, अपने बच्चों का ख्याल रखता हूं, अपने माँ बाप का ख्याल रखता हूं, मैं हासिल नहीं करूंगा कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट देयर टू विन ए वर्ल्ड। मुझे यकीन करना है कि मैं अच्छा आदमी हूं और मैं अच्छाई से अपना जीवन जीऊंगा, क्योंकि मुझे यह भी यकीन है कि एक नायक के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में मैं तो रहूंगा। और मैं सामने वाले के लिए अपना चरित्र तो नहीं बदलूंगा। अगर मेरा बेटा प्रॉमिस का अर्थ समझ गया, बहुत अच्छा। मेरी बेटी प्रॉमिस का अर्थ समझ गई, बहुत अच्छा, फाइन, बहुत अच्छा। लेकिन वो ये तो ना कहें जब वो बड़े होंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, और जब उन्हें पिता और माँ की याद आए तो उन्हें यकीन हो कि मेरे पिता एक अच्छे इंसान है। ये है ह्यूमन वैल्यूज। मेरे पिता एक काबिल इंसान रहे, मेरे पिता फलां पोस्ट से रिटायर किए। अगर ये वाले स्टेटमेंट्स अगर बच्चों के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है तो 35 साल के माता पिता बनने का हुनर, कहते हैं ना कि माता पिता चलते फिरते भगवान है, कहते हैं ना हम लोग कहते हैं ना ये लाइन कि माता पिता बनना मतलब भगवान बनना होता है। तो मतलब क्या हुआ? भगवान तो सुनते हैं, भगवान में धैर्य होता है, भगवान में ईमानदारी होती है, भगवान में समर्पण होता है, भगवान में सेवा होता है, भगवान में कोई भेदभाव नहीं होता। तो मनुष्य के रूप में अगर पिता और मां बन के हमें ये रूप मिला तो हमें ईमानदारी से वो बात निभानी चाहिए। और जब हम वो बात निभाएंगे तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। चलते चलते जब ये 4 वैल्यूज आपके साथ हो जाएं तो आप मेरे से कहेंगे कि सर फिर दूसरे को नहीं ठीक करना है, अपने बच्चे को नहीं ठीक करना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को ही कुछ समझा सकते हैं। मैं समझा रहा हूं क्यों। मां बाप मूल है, प्रिंसिपल। हम मूल से निकले हैं तो हम मूल को, जड़ को नहीं सिखा सकते। बच्चे हमसे हैं, हम बच्चों के मूल हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अंत तक अपने व्यवहार से, ह्यूमन वैल्यूज के व्यवहार से हम बच्चों को सिखाएं। और पति पत्नी का संबंध तो मूल और सूद का, इंटरेस्ट का कुछ नहीं होता। ये 2 होते हैं जिनको स्पिरिचुअली एक होना होता है। जब वो इमोशनली मिल जाते हैं, स्पिरिचुअली मिल जाते हैं, तब वो एक दूसरे को हासिल नहीं करते, तब वो एक दूसरे से गौरवान्वित होते हैं, एक दूसरे के सफर और यात्रा में क्लैपिंग करते हैं, अच्छे साथी बनते हैं। केवल मुंह से कहना इक्वालिटी, कि मुंह से कहना समानता, कुछ नहीं होता। मेरे पास ये फोन, तुम्हारे पास भी ये फोन, तुम्हारा ये कमरा, तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ये सामान, ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी तो मन की है। ये 2 मन मिल गए तो स्त्री को उसके हक मिलता है और पुरुष को भी उसका हक मिलता है। मिलना मन का होता है, देह का नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको स्थापित करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं फैमिली वैल्यूज। चलते चलते माँ बाप की सेवा दीवानों की तरह करिए, जैसे दीवाने करते हैं, जैसे दीवानगी की हद होती है, एकदम जैसे दीवाने होते। मैं जैसे करता हूं मैं आपको बता सकता हूं, जैसे दीवाने करते हैं। और बच्चों की जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखें। बच्चों को यकीन हो कि मेरे पिता पढ़ते हैं, बच्चों को यकीन हो कि मेरे पिता जंक फूड नहीं खाते, बच्चों को यकीन हो
कि मेरे पिता स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते। बच्चों को यकीन हो कि गाली देना गलत है, मेरे पिता नहीं देते। बच्चों को यकीन हो कि ईगो, जेलसी, कॉम्प्लेक्स ये सब गलत बात है और मेरे परिवार में ये गलत बात नहीं है, ना मेरी माँ में है ना मेरे पिता में है। ये यकीन देना आपको है उनको। बस बच्चे पाले जाएंगे और अच्छे से पलेंगे। तो बच्चों को दिन भर डूज एंड डोंट्स ना सिखाइए या दुनिया की सारी सुविधाएं भी ना दीजिए या दीजिए, वो आपका चॉइस है। लेकिन बच्चों को यकीन होना चाहिए कि जब हम जंक फूड खाते हैं तो मेरे पिता एब्सेंट रहते हैं। माय फादर इज एब्सेंट, ही इज नॉट प्रेजेंट। जब हम लोग फोन देखते हैं और नेट सर्फ करते हैं, हमारा डिजिटल टाइम बहुत ज्यादा है, तो उनको ये एग्जाम्पल दीजिए उसी घर में कि उन्हें कोई शख्स एब्सेंट नजर आए या मदर फादर दोनों नजर आए या ईदर ऑफ देम नजर आए। उनके पास ये उदाहरण होना चाहिए कि मेरे पापा फोन नहीं देखते। तो कोई पूछा क्या करते हैं घर में, जब आते हैं तो पढ़ते हैं, बातें करते हैं, घर के काम में उलझ जाते हैं। पढ़ते बहुत है मेरे पापा। जो पढ़ता है वो बढ़ता है, जो नहीं पढ़ता वो सड़ता है। जो शरीर नहीं चलता वो सड़ता है, जो कार नहीं चलती वो सड़ती है। जो दिमाग पढ़ता नहीं है वो दिमाग रॉटन होता है, अहंकार में आ जाता है। तो बच्चों को ऐसी छवि दीजिए। चलते चलते लास्ट, हमारे पास 1 मिनट है। आप लोग कहेंगे कि सर आपने बहुत बातें कह दी, इसको निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत आसान, मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने आप से सवाल करिए कि आप जिंदा क्यों हैं। और जो शख्स आपके मन में आ जाए, पूरा परिवार आ जाए तो ठीक, कोई एक शख्स आ जाए तो ठीक, पूरा समाज आ जाए तो ठीक। गांधी समाज के लिए जिंदा थे, विवेकानंद समाज के लिए जिंदा थे, ये लीडरशिप है। तो जिस व्यक्ति के लिए आप जिंदा है उसको बोलिए मत, उसके लिए एक बहुत अच्छे इंसान बनो। याद रखिए, जो अच्छा इंसान है वही साहसी इंसान होता है। और इसके बाद कर्म की हुकूमत स्टार्ट होती है, शुरू होती है। इस शहर में कितने लोग मिले सब भूल गए, कुछ याद नहीं। इस शहर में कितने लोग मिले सब भूल गए, कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जबानी याद रहा। आप सभी को धन्यवाद जो आपने यहां मुझे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम के इसी श्रृंखला में हमारे पास समय है। यदि आप लोग चाहें तो यह विषय बहुत ही साधारण सा विषय है, लेकिन इस समय जो हमारे टूटते परिवार हैं और हमारे पास लगातार मानवीय मूल्यों में जो क्षरण हो रहा है, उस पर जो आपने अभी हमारे व्याख्याता के द्वारा बड़े ही सरल शब्दों में बहुत ही गूढ़ बातें सुनी। हो सकता है आप लोगों के मन में कई विचार आए होंगे। तो यदि आपके मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासाएं हो, तो आप हमारे व्याख्याता के सामने रख सकते हैं। सभी जो जुड़े हुए स्टेशन हैं उन सभी के लिए है। ये सवाल लोग लिखते भी हैं, इसमें टाइप करते हैं, इसमें कैसे पूछेंगे? तो माइक पर बोलो। अच्छा, माइक से। यदि किसी का कोई प्रश्न हो इस सब्जेक्ट के विषय में, ये जो अभी लेक्चर हुआ है इस संबंध में, यदि आपकी कोई भी जिज्ञासाएं हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। Why ego is coming in all human beings? Why ego is coming in all human beings?
लोगों में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ईगो क्यों आता जा रहा है? ये प्रश्न। नॉर्मल लोगों में ह्यूमन बीइंग इसलिए आ जाता है कि ह्यूमन बीइंग बनना कमजोरी की निशानी है, इसलिए हम कुछ और बनना चाहते हैं। तो हम अपनी पहचान अपने कपड़ों से, अपने जूतों से, अपने चश्मे से, अपने फोन से, अपनी कार से, अपने पद से, अपने पैसे से हम अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। ईगो वो है कि जो नहीं है हम वो बनने की कोशिश करते हैं। हम इंसान हैं तो हमें लगता है इंसान बनना सही नहीं है, इसलिए इंसान से कुछ और तरह के हम प्राणी बने, तो हमें अहंकार आ जाता है। रावण के 9 सर यही इंडिकेट करते हैं कि एक सर काफी है। अगर उस सर से आप समझ सकें कि राम अकेला सर लेकर आएगा, बंदर भालू की सेना लेकर आएगा, नैतिकता के साथ खड़ा होगा और आपको हरा देगा। और दिखने में वो दुबला पतला होगा, मस्कुलर भी नहीं होगा, पर उसकी सांसों में उसके माता पिता होंगे, उसकी सांसों में उसका परिवार होगा, समाज होगा, सब होगा। तो दिक्कत ये नहीं है कि अहंकार हमें हिट नहीं करेगा, अहंकार हम सबको रोज हिट करता है। दिक्कत इस बात से है कि हम मूलतः समझ नहीं पा रहे कि कुछ बनना नहीं होता, मूल बन के रहना ही बनना होता है। अगर आप अपने जन्म, जो भी हैसियत में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप बड़े हुए, आप उसी परिस्थिति में अपने आप को स्वीकार करते हैं और उसके बाद कर्म के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो क्यों घमंड आएगा? किस बात का घमंड आएगा? हम क्यों अलग बनना ही नहीं चाहते? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका में जब विवेकानंद अपनी बात कहते हैं तो उन्हें नहीं लगता कि मैं कोई भारी भरकम शब्द के साथ इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को इंप्रेस करना चाहता हूं। उनको लगा कि पूरी दुनिया सब भाई बहन है, सब हम लोग एक जैसे। उन्होंने इसी शब्दों को चुना और अमेरिका पागल हो गया। कंप्लीट गॉट एट हिज फीट। इसलिए अहंकार हमको कभी नहीं आएगा जब हमारे अंदर हम बैठे होंगे। विवेकानंद से पूछा गया था एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे दूं कि मेडिटेशन क्या होता है। तो विवेकानंद जवाब देते हैं, एक्यूट फोकस ऑफ द सेल्फ, ये फिजिकल सेल्फ, ऑन द सेल्फ, अपना ही फोकस अपने ही पे करना। ये कितना आसान बात है और कितना मुश्किल, बताइए। मेरा फोकस मेरे पर आ जाए, तो मेरा कौन सा फोकस मेरे पर आ जाए? मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, ये वाला फोकस आए। कौन वाले पे आए? उस आदमी पे आए जो सत्य है, जो बीमार पड़ेगा, जो खुश होता है, जो उदास होता है, जिसके शरीर में, जिसमें लहू दौड़ता है, जो बीट करता है, जो ब्रीथ करता है, जो जन्म और मृत्यु को परिभाषित करता है, जो अंततः सत्य है, उस पे फोकस आएगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, कॉन्शियसनेस आ जाएगा, चेतना आ जाएगी, कृष्ण आ जाएंगे, जिसको आप किसी भी धर्म के भगवान कह ले। सारी बातों का एक ही मतलब है कि जब मनुष्य मिल जाए तो उसे देवत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो डेइफाई हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर कभी ईगो नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, ईगो हमेशा आपसे पास आएगा, लेकिन आपकी रेसिस्टेंस, आप प्रतिरोध जो करेंगे वो ह्यूमन वैल्यूज के साथ करेंगे, तो ईगो बहुत दूर रहेगा हमारे जीवन में भी और आपके जीवन में। हेलो सर, सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर नमस्कार सर, मैं कांस्टेबल प्रीति राणा। सर सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और मैं बस आपसे मतलब बात भी करना चाहती थी इस क्वेश्चन के जरिए से। तो सर जैसे आपने बताया कि जैसे बच्चा बोलते हैं मेरा इतना मतलब इतने मेरे नंबर आए हैं, तो मैं भी एक मदर वही हूँ कि नहीं इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सर उस टाइम पे वो कंट्रोल कहाँ से लाए? तो कुछ ऐसा भी बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर तो ये बातें असर करती है सर, धीरे-धीरे गायब हो जाती है। तो सर प्लीज़ बताइए कि वो कंट्रोल कहाँ से लाए? उसको खोने का आपको डर होना चाहिए। जी। आपको डर तो जरूर होना चाहिए उसको खोने का, उसके उदास होने का आपको दुख होना चाहिए। जी। वो हार जाएगा तो किसके पास जाएगा, जरा आप सोचिए। जी। किसके पास जाएगा? कौन से पेड़ के नीचे बैठेगा? उसे क्या बात ये समझ में आ रही है कि जीत और हार प्रेम से क्या होती है? जी। वो कैसे समझे ये गणित को? वो नहीं समझ पा रहा। वो आपके कोख से निकला है, उसे इतनी ही बात समझ में आती है कि मम्मी पापा सबसे सुरक्षित स्थान है और यहाँ पर खेलूं कूदूं खुश रहूं। तो आपको उसको खोने से थोड़ा सा डरना चाहिए। मुझे यही कहना है कि अगर आपको अंदर से थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे
मेरा बेटा बीमार पड़ गया तो उदास हो जाता है, तो ये वाली फीलिंग ना, ये आपको बहुत बेहतर इंसान बनाएगी, बेहतर मदर बनाएगी। आपका फोकस पहले नंबर नहीं हो, फोकस आपका बेटा है ना, आपके लिए आपका बेटा है। वो टीचर के सामने कह सकता है मुझे 3 नंबर कम आए, टीचर उसके माँ बाप नहीं है। उसके दोस्त उसका मजाक बना सकते हैं, पर उसके इस पूरी दुनिया में एक पेड़ है जो सिर्फ उस समय उसको नहीं बिठाता जब वो बहुत बहुत पैसे लेकर आता है, नंबर लेकर आता है, पर वो पेड़ हारने के बाद भी बिठाता है। तो माँ और पिता को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनको कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में ना नजर आए, वैल्यू फ्रेमवर्क में नजर आए। तो बच्चों से बात करिए, सुनिए, उनकी धड़कनों को सुनिए, महसूस करिए। अरे साहब, माँ बन गए, पिता बन गए, हार गया तो हार गया बेटा, हम बनाएंगे ना उसको जीतने लायक, लेकिन पहले पिता के रूप में उसको आश्वस्त तो करें कि तुम्हारी हार में भी मैं वही पिता हूं जो तुम्हारी जीत में बनूंगा, मुझ में हल्का भी फर्क नहीं आएगा। ये वाला जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, ये माँ बाप से एक्सपेक्ट किया जाता है। माँ बाप भी समाज के नुमाइंदों की तरह बिहेव करने लगे तो बच्चे फिर फेसबुक, मेटा, ट्विटर, इंस्टाग्राम में अपने दोस्त ढूंढते हैं और वहां पर फिर अपने मन की बात कहते हैं। माँ बाप मन है, शरीर नहीं है, और पूरी दुनिया शरीर है, मन नहीं है। इसलिए लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं, क्योंकि वहां कोई मन से उनको सुनता है। और माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने भी माँ बाप के लिए और समाज के लिए, देश के लिए मन बने, तब हम देश की भी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आराम से रहिए। बच्चा हार गया, हार गया, हो गया, खत्म हो गई बात। वन ऑफ इट्स काइंड फेल कर गया, खत्म करो ना बात, फेल कर गया, खत्म करिए इस बात को, आगे बढ़िए। अब ये नहीं कि 5 मिनट के लिए खत्म किया, आधे घंटे के लिए खत्म किया और पूरा फिल्म देख लिए, खूब पार्टी वार्टी हो गई, खाना वाना हो गया, अब फिर वही पुरानी बात कि आप जरा साइंस का बुक लेकर आओ। वो समझ गया कि तू इधर उधर की बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। वो समझ गया कि मम्मी, मैं दोस्तों के नजदीक क्यों जाता हूं, यही कारण है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। वो तो हमारी लीडरशिप पे सवाल खड़ा कर रहा है कि आप माँ बाप हुए, कैसे माँ बाप हुए, पूरी जिंदगी बस हमारा आकलन करते रहे। यही माँ बाप होने का मतलब है। कभी भी चैन से हमें रहने नहीं दिया, कभी भी चैन से नहीं रहने दिया। थैंक यू सर। जी, हमें भी हम सोसाइटी के लिए नहीं, बच्चे के लिए सोचते हैं कि उनको अगली बार वो बुक लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। उन्हें बुक लाइए, कहीं से तो वापस शुरुआत करेंगे, हुआ सो हुआ, लेकिन फिर वापस हमने उस बच्चे को बोलना है, सोसाइटी के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए ही, कि तुमको आगे जाके कुछ करना है। वो तो शायद बच्चे से वापस हमें वार्तालाप में आना पड़ेगा, उसको इस चीज का भी एहसास शायद कराना पड़ेगा कि जो किया वो थोड़ा बहुत शायद तुम्हारी नजरअंदाजी से हुआ, तुमको बढ़ना है आगे। तो उसको अदरवाइज वो बच्चा ना ले तो कैसे पेरेंट्स उसको कैसे आगे बढ़ाएं? जैसे इन्होंने ही पूछा कि उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या कभी पूछा ही ना जाए, ये कैसे हो? वो रिएक्शन बता रहा जी। इस कागज की प्रकृति बहुत शानदार है। अगर इस पर कुछ ना लिखा जाए तो भी तो है। अगर मैं इस पर ना लिखूं कुछ भी तो भी, आ रहा हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस कागज पे कुछ ना भी लिखूं तो भी इसकी प्रकृति तो है, ठीक। और इसको लिख कर मैं काट के इसको गंदा कर दूं तो भी इसकी प्रकृति है, या इस पर मैं सबसे साफ और सबसे अच्छी बात लिख दूं तो इसका कद बढ़ गया। लेकिन बच्चे को पहले मुझे बताना होगा कि जब तुम कोरे आते हो तो मैं तुम्हें संभालता हूं, मैं लिखूंगा तुम पे, पर तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब जब तुम कोरे रहे जिंदगी में, मैंने तुम्हें संभाला है, तुम यकीन करो। और ये बात मैं बोल के नहीं बताऊंगा बच्चे को, ये बात वो एहसास करे, यही ठहराव। इसीलिए नदियों को किनारे मिले मैम, यही कारण था कि नदियां जब अपने स्रोत से निकली तो वो स्रोत के बाद वो कितनी जगह बिछड़ गई, कितनी जगह वो पतली हो गई, कितनी जगह वो पतली हुई, पर उनके पास ऑप्शन नहीं था।
लेकिन एक समुद्र था जो वो देख नहीं रही थी। वो पतली होने के बावजूद भी उनकी नियति में उनको समुद्र में मिलना था, लेकिन उनके किनारे थे जो उनका साथ में कहीं ना कहीं किनारे थे। तो माँ बाप एक किनारे होते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, लेकिन ये प्रथम स्टेटमेंट नहीं है। प्रथम स्टेटमेंट ये है कि मेरा बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे। प्रथम स्टेटमेंट ये है कि मेरा बच्चा नैतिक मूल्यों के साथ रहे। जो अपने माँ में वो नैतिक मूल्य देखता है, जो अपने पिता में वो नैतिक मूल्य देखता है, उन मूल्यों के साथ रहे। देखिए जिंदगी कितनी आसान है। फिर पेरेंटिंग की बता रहा हूं। आपने देखा, मैडम ने बहुत पर्टिनेंट सवाल किया है, इसलिए मैं आप सब लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। मैं इधर देख के बोल रहा हूं मैम, आप उधर देखिए। आप लोग, मैडम ने जो सवाल किया, अब आप ध्यान दीजिए। पिता ने अपने बच्चे को, माँ बाप ने पाला, वैल्यूज पे पाला, पूरी कोशिश की कि सच्चाई पे, ईमानदारी पे, ट्रस्ट पे, केयर पे पाला गया। और बर्बाद करने के लिए नहीं पाला गया, वैल्यूज में पाला गया। धीरे धीरे बच्चे को एहसास हुआ कि सही और गलत और सही और नहीं सही का क्या फर्क होता है। माँ बाप 4 बच्चों को एक तरह पालते हैं, 2 बच्चों को एक तरह पालते हैं। एक तक बात पूरी तरह पहुंचती है, एक तक पूरी तरह नहीं पहुंचती है। फर्क इतना ही का है। अब आ गई बात, जब असली करिकुलम मेरी चली गई मेरे बच्चे के पास कि मैं पिता के रूप में तुम्हारी बहुत चिंता करता हूं, तुम्हें गुड हैबिट्स और वर्च्यूज के साथ रखना चाहता हूं। अब बेटा तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है, कैसे करोगे सरवाइव? अब आ गए पिता, जो मैडम ने कहा, अब ये क्वेश्चन आया। अब वो बच्चा सुनेगा ना, मुझे उसको सुनाना है, लेकिन वो सुनने के लायक कैसे बनेगा? ये समस्या बहुत बड़ी है कि मेरे को मन में आ गया कि मैंने अपने बच्चे को कह दिया कि तुम क्या पढ़ रहे हो। ये मेरे मन में है ना, मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं हार रहा हूं एज ए पिता, मैं परेशान हूं, मां परेशान है। ये तो नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, मेरा बच्चा जीते, मेरा बच्चा अपने जीवन के सबसे बड़े ऊंचे पायदान पे पहुंचे, ये आप चाहते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जो आप चाहते हैं आपका बच्चा आपको सुन रहा है। मैं उस खतरे पर आगाह कर रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टेट है, वो दिन भर इस पे लगा रहता है। उसका कंसंट्रेशन स्पैन रील्स की तरह है, रील्स की तरह, छोटे छोटे रील्स की तरह उसके कंसंट्रेशन स्पैन है। और मम्मी ने इस रूम में बोला, अगर मम्मी ने डांटा तो पापा मनाएंगे, फिर मम्मी ने पापा से कहा आपने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर पापा ने डांटा, फिर वो मम्मी मनाएगी। अब ध्यान दीजिए आप, अब मनाना, इनका मनाना, उनका मनाना, उनका डांटना, इनका डांटना। व्हाट इज दिस? सिंपल बात ये है, बहुत सिंपल। मैडम का बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए सिंपल बात ये है, हम पूरी ताकत लगाते हैं बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज में पालने में, कहीं नहीं हारे। और जब हमारी बच्चों की जड़ें मजबूत होती रहें और हम उनकी योग्यता पर काम करें, बिल्कुल काम करें। क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको 100 में 100 नंबर आए, 100% आए? वो कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं बने? 100% वो कॉम्पिटिटिव बने। लेकिन इसने ऐसी हम परिस्थिति पैदा करें कि वो पापा की बात न ऐसे डाल दे अंदर। आप देखते हैं गरीबों के बच्चे कलेक्टर क्यों बनते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, इस देश में गरीबों के बच्चे इतनी तेजी से इतने टॉप पोजीशन पे क्यों पहुंचे? जब वो दिल्ली आए तो एक ही लाइन कहते हैं, बाबू ठेला चलाते हैं, मां घर का काम करती है। अब देखिए उनके मन में क्या चल रहा है, हम गलत काम नहीं करेंगे, ना ना ना, हमें स्टोव जला के रोटी बनाएंगे, हमें बनना है, हम कुछ बनने आए, हमने पूरा किताब कंठाग्र कर लिया है, हम कुछ बन के लौटेंगे यहां से, पापा की जिंदगी बदलेंगे, गांव की जिंदगी बदलेंगे। तो वैल्यूज बच्चों को पर्पस देता है, पर्पस ऑफ लिविंग। इसलिए पेरेंटिंग की पहली शुरुआत कॉम्पिटेंसी से नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी से नहीं होनी चाहिए, वैल्यू से होनी चाहिए। और तभी जाकर हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे दुनिया में सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे और अपनी काबिलियत के भरोसे, अपने कर्म के साथ वो अपनी मंजिल को पाएं जिसके वो हकदार हैं, लेकिन जड़ें वैल्यूज के पीछे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर नमस्ते। कोई बोल रहा है? सर नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते।
सर मैं रुक्मा भदौरिया, CRPF मॉन्टेसरी स्कूल करणपुर जगदलपुर से। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं कैंप्स में और हमारी फैमिलीज दूर है, तो हम उनसे लगातार टच में नहीं रह पाते। अपने हस्बैंड के साथ हैं, कई बार हस्बैंड के साथ भी नहीं है, बच्चों के ही साथ हैं, बच्चों की जो परवरिश है वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाती है। थोड़ा टाइम हो जाता है, हस्बैंड बाहर होते हैं तो उस ड्यूरेशन में। तो सर प्रॉब्लम ये है कि जैसे पेरेंट्स को हम फोन कर रहे हैं उस हिसाब से ही उनका केयर कर पाएंगे कि हम फोन कर रहे हैं या टाइमली जा पा रहे हैं। ऐसे में उधर से रिस्पांस, जैसे हमने फोन किया और रिस्पांस हमारा अच्छा नहीं मिला, हमें लग रहा है कि हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं, और पॉजिटिव रिस्पांस उधर से नहीं मिलता हमारे सार्थक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में सर क्या करना चाहिए, क्या हम सोच सकते हैं उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए? बहुत अच्छा Parents सवाल के था साथ मैम, से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। मनुष्य को मैम ना एक बड़ी शक्ति मिली, वो शक्ति है मेमोरीज की, याद की। जी और सर। जिसके पास मेमोरीज होती है ना मैडम, जी, गलतियां नहीं करता। लेकिन सर हम लोग हो जाता है। अब वही आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। हमारे मॉडर्न समाज में ना मैम मेमोरीज कम हो गई, ना के बराबर हो गई। हमारे पास यादें नहीं है। अगर मैं लोगों को फोन से हटा दूं ना और मैं उनसे कहूं कि आप लोगों को मैं 10 मिनट देता हूं, आप लोग यादों में जाइए, तो सब अपने स्कूल कॉलेज की यादों में जाएंगे, यादें नहीं बची मैम। तो हमारे बच्चों के पास पति पत्नी दूर है, अरे साहब यादें कमाल की होती है, रोमांच पैदा कर देती है। वो पहले सुनते थे ना, जिनको इश्क था वो कहते थे तुम भी चांद देखना हम भी चांद देखेंगे, सात समंदर तुम पार सात समंदर हम पार। और जैसे ही चांद निकला दोनों की आंखें लगी उस चांद पे, लगा कि आंखें मिल गई। इसी बात पर आप ही पे शेर सुन, ऐसे ही आपके इस प्रश्न पर शेर सुनाना चाहता हूं एक, कि इलाज कराते फिरते रहते हो तुम अपना न जाने किस किस से, इलाज कराते फिरते रहते हो तुम अपना न जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। मैडम परिवार में मोहब्बत नहीं रही है, न माँ से न पिता से न पति और पत्नी, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं रही, पर मोहब्बत की वो समझ, वो रूहानियत नहीं रही। नहीं तो याद में तो आंसू फूट जाते हैं, आंख रोने लगता है, दिल धड़क जाता है। मेरी माँ ने नहीं फोन किया, नहीं किया, पर मैं महसूस कैसे नहीं कर सकता हूं कि मेरी माँ मुझे याद नहीं करती। इसलिए मेमोरीज दीजिए, और मेमोरीज वैल्यूज से आते हैं, फोन करने से नहीं आते, गिफ्ट देने से नहीं आते। नहीं आते, मैं बता रहा हूं। आप एक गिफ्ट देंगे दूसरे गिफ्ट की लाइन लग जाएगी, तीसरा देंगे चौथे की लाइन लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ याद से आते। अपने बच्चों की यादें बनिए, अपने दाम्पत्य जीवन की यादें बनिए। वो शुक्ल साहब ने लिखा है ना कि घर निकलने का रास्ता नहीं होता, घर लौटने का रास्ता होता है। सामने वाले को यकीन कराइए कि कोई तुम्हारा इंतजार करता है। अगर हम घर खाना खाने नहीं जाते, हम सोने भी नहीं जाते, हमें लगता है कि घर में कोई हमारा इंतजार करता है। मैडम ये इंतजार कुछ कम हो गया समाज में, बहुत कम हो गया। इसलिए ये सारी समस्या है। इसलिए मैं बहुत मूल पर आपको जवाब दे रहा हूं। अगर हमने बच्चों की मेमोरीज पैदा कर दी अपने व्यवहार से, अपने जीवन मूल्यों से, तो निश्चित बात है कि हम सही रास्ते पे रहें, मर्यादा के बीच रहें, हमसे गलतियां बहुत कम होंगी, और हमें वो हर बात याद आएगी जो मेरे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र सबके बीच में घटित हुई सारी बातें याद, स्मृतियां होनी चाहिए खुश रहने के लिए। और वही लोग निराश नहीं होते, वही लोग आत्महत्या नहीं करते जिनके पास मेमोरीज होती है। इसलिए मेमोरीज आपको एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनाता है, स्पिरिचुअल एंड स्ट्रांग। थैंक यू मैम, थैंक यू। रेंज रायपुर। DIG रेंज रायपुर।
जब तक ये छोड़ते हैं डॉक्टर जिससे साहब, ग्वालियर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ मैडम बताओ। तो मेरा क्वेश्चन है, जनरली अभी हम लोग जैसे वेलफेयर सेंटर से जुड़े हैं तो बहुत सारी फैमिलीज आते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। आधे से ज्यादा दिक्कत हमारे यहाँ ये होती है, मॉरल वैल्यूज तो देने बात की बात रहती है, अपने आप से इंसान खुश नहीं है, अपने कर्मों से ही खुश नहीं है कि शायद वो उलझे हुए हैं, हमने कुछ किया नहीं या कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते, जो भी रीजन है। तो उनके क्वेश्चन ये रहते हैं, फैमिलीज की वैल्यू को लेके चलें तो कहते हैं कि जैसे कि आपने बोला था कि हम अपने मूल से नहीं बोल सकते, अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, उनको बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं बता सकते। तो थोड़ा सा शायद बुरा लगेगा कि बड़ों को समझा रहे हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब बच्चे भी ये कहने लगते हैं, और ऐसा नहीं होता हमेशा बड़े सही ही हों। प्रॉब्लम वहां आती है जब बड़े भी गलत होते हैं और हम उनको समझा नहीं पाते, बच्चों को ही समझा के रह जाते हैं, नहीं बड़े हैं चलो छोड़ो, अब हम उनको नहीं समझा सकते। तो ये बच्चों पे भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ देता है। हम ही को बोला जाता, उनको क्यों नहीं बोला जाता, जबकि घर गृहस्थी खराब होने के लिए दोनों इक्वली ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बट हमको उस सिचुएशन को अपने बच्चों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, इस बात को छोड़ते हुए कि वो बुजुर्ग हैं, हम उन्हें नहीं समझा सकते। हमें और क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम थोड़ा वैल्यूएबल उनको थोड़ा वो दे पाए कि सिर्फ एक ही आंसर ना हो, नहीं बड़े हैं तो नहीं कर सकते। मैम रिगार्ड जो शब्द है ना, रिगार्ड या रिस्पेक्ट, जी वो सेंट्रल होता है, उसकी जो लोकेशन है मनुष्य में, उसका लोकेशन सेंटर में, पेरीफेरी में नहीं। तो अगर मेरे बच्चे को लगता है कि मेरे पिता मेरे दादा को रिगार्ड करते, किस फॉर्म में करते हैं मैं बता रहा हूँ। मेरे पिता ऑफिस से आए, शाम को आए, और उनसे मेरे दादा ने पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो। उनसे पूछा, अरे तुमने इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा है आज का, बेटा पढ़ना उसको। और मेरे पिता ने कहा मेरे दादा को, जी पापा कहाँ है, अभी रख देता हूं। और तुमको कल एक वीडियो भेजा था, तुमने देखा भी नहीं, रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। हाँ पापा नहीं देखा, सॉरी पापा। जी पहला इंटरेक्शन हुआ, घर में घुसा है। ठीक, दूसरा इंटरेक्शन माँ है। माँ ने पूछा, अरे पानी तो दो इसको कोई, अरे कोई पानी तो दो इसको, कोई पानी नहीं दे रहा है। माँ का इंटरेक्शन। बेटा गया माँ के पास, बोला अभी लेता हूं, चाय पियोगी? उसने माँ के साथ रिएक्शन दिया। ऐसे ही उसके पास हजारों इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स में उसने एक खास बात देखी कि मेरे पिता रिगार्ड को दादा दादी के साथ सेंटर में रखते, इधर उधर नहीं करते, सेंटर में रखते। यहां पर अगर मैं चूकूंगा और अगर लगातार चूकूंगा, या मैं अपनी पत्नी से जाके अपने माता पिता के ये बिहेवियर की शिकायत, वो बिहेवियर की शिकायत करूंगा। ठीक, लड़कियों को मैं इतनी इज्जत क्यों देता हूं? आप लड़कियों से उनके मायके की शिकायत करा के दिखा दीजिए। दुनिया का सबसे पहला फैशन उनके मायके में जाता है। दुनिया के सबसे ओपन माइंड के पिता उनके पुरुष, उनके पिता थे। दुनिया में सबसे अच्छा पुरुष उनका भाई हुआ, और दुनिया का अद्भुत पुरुष उनका पुत्र हुआ है। तो वो कितनी क्लियर है, आप उनको कंफ्यूज करा के दिखा दीजिए। आप बोलिए, आप सोचिए कि महिलाओं, नहीं आप ये बात सोचिए, बढ़िया से सोचिए आप, कि किसी भी स्त्री के मुंह से आप उनके मदर फादर का डिसरिगार्ड नहीं सुन सकते। आप किसी फॉर्म की बात कर रहा हूं, किसी समाज की बात कर रहा हूं। लड़के क्यों चूके लड़के? आपने लड़की पे दोष दे दिया कि शादी हो गई तो मेरी वाइफ ने मुझको ऐसा बना दिया। अरे साहब, आपकी जड़ें उखड़ी थी, आपकी जड़ें खुद नहीं लगी थी, आपने वाइफ पे दोष दे दिया। आप सुबह 4 बजे उठ के मां के लिए बनाइए चाय, आपकी वाइफ नहीं उठती है, ना उठे। आपने नौकर पर क्यों डाला माँ बाप की सेवा का अधिकार? लड़की के मम्मी पापा को आने दीजिए। अगर उसके पापा तुलसी की चाय 3 बजे सुबह पीते हैं
तो वो हस्बैंड से नहीं शिकायत करेगी कि तुमने मेरे पापा को नहीं किया, अरे उसको कोई मतलब नहीं है, आप करो ना करो। वो 3 बजे उठेगी और जो कप उसने छिपा के रखा था सबसे सुंदर वाले कप में अपने पापा को देगी। और वो पापा की बेटी है, ध्यान दीजिएगा, तुझे पता है मेरे पापा को ना लेथार्जी टाइप की पर्सनालिटी नहीं पसंद है, तो वो मेरे पापा मेरे को बहुत चैंपियन की तरह देखना चाहते हैं। तो उसको पहली बार यंग फील होगा कि मेरे फादर हैज गेम। तो अब लड़कों में है हिम्मत कि नाना नानी के साथ ये लाइन कह दे? आप समझ रहे हैं ना? ये मैं एक बहुत बेसिक बात। अच्छा आपने लड़कियों से सारे हक लिए, 60% जगह पे मैन है मैम, 60% हर समाज के हर इंस्टीट्यूशंस में मैन पुरुष है। तो पुरुषों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को ये ना सिखाइए कि दादा दादी की इज्जत करिए, नाना नानी की करिए। आप करिए नाना नानी की इज्जत, आप उसके नाना नानी की इज्जत आप करके दिखाइए, आप दादा दादी की इज्जत करके दिखाइए, और लड़के को लड़की को फैसला लेने दीजिए। लेट योर सन एंड डॉटर टेक्स ए कॉल कि मेरे मम्मी पापा के रिगार्ड जो वर्ड है, रिस्पेक्ट जो वर्ड है, उसका लोकेशन सेंटर में है कि नहीं, रहने दीजिए। अब मेरे बेटे की इतनी तो हिम्मत नहीं है कि मेरे से आके ये कह दे ये दादा गलत है, ये तो नहीं हो कि नाना गलत। अरे साहब ये सब बेकार बात। तो मैडम ने जो आपने बिल्कुल आप वो सवाल उठा रही हैं जो इस समाज का सवाल है, ये हर घर में हो रहा है। मैडम मैं इसलिए कह रहा हूँ, लड़ाइयों के जो आते हैं हमारे पास पुलिंदे बंधते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन। तो मैं इसमें देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए सबसे अच्छा मेरा जीवन सोचने का ये ना कि आप किसी को सुधारिए मत, ज्यादा ना सुधार उधार की कोशिश मत करिए कि डू दिस डू दैट, ये सब मत किया करिए, है ना। ऐ नादा इस माटी पे तू क्यों इतना दीवाना है, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी में मिल जाना है। अरे अपना काम करिए यार, अपने दीवानगी में रहिए और अच्छाई में रहिए। हम भी तो देखिए हमारे उस जनरेशन में कितना दम है जो ये कह सके आके कि आपकी नेकनीयत बनना गलत है, आपका अच्छा बनना गलत है, आपका सेवा करना गलत है, आपका साहसी होना गलत है, बदतमीज होना सही है, एरोगेंट होना सही है, हीन बनना सही है, लालची बनना सही है, दूसरों की शिकायत करना सही है। हम भी तो देखें कि उसमें है इतना दम जो मुझसे आके कह सके। इसलिए अपने पर भरोसा करिए आप लोग, सबसे पहले और मजबूत पेड़ की तरह अपने को रखिए। परिवार में बच्चे पालना, मैं भी उसी पिता का, मैं आपकी तरह ना कोई अलग प्लेनेट से नहीं हूं, मैं भी इसी समाज से हूं। मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैं सारे उतार चढ़ाव की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, पर कैप्टन के रूप में अपने शिप की तो जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं अपने शिप की जिम्मेदारी ले सकता, समुद्र की जिम्मेदारी कैसे लूं? वो तो लहरें देंगी, कई बार हो सकता है उलट दे, मैं ही बच पाऊं, तो मैं अपने तो सीखूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरा हमेशा से यही बहाना, जब बुद्ध ने कहा गोपाल को, बुद्ध जा रहे थे, उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा अप दीपो हो, अपने अंदर दीपक खुद जलाइए। आपको मैं सच कहता हूं, मेरा अनुभव है इतने सालों का, अगर मनुष्य विकसित नहीं होगा स्पिरिचुअली, मैं स्पिरिचुअली विकसित होना चाह रहा हूं, हो भी रहा हूं थोड़ा बहुत, यही आपको शानदार बनाएगा। आप इमोशनली और स्पिरिचुअली विकसित होइए। हम सभी परिवार को मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप सबके बच्चे जीवन में बहुत बहुत अच्छा करें, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत प्रेम और सुख से बीते, और आपके माँ बाप की उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, और आप सभी परिवार में एक साथ रहें और सुखी रहें। जय हिंद। ये प्रश्नों की श्रृंखला को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के बीच में जो भी जिज्ञासाएं रही हैं, वो जिज्ञासाएं हमारे व्याख्याता ने परिपूर्ण की होंगी, आपको संतुष्ट किया है। और आप लोग जिस तरीके से सुने हैं उससे मुझे यह आशा नहीं कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर इस विषय से और हमारे व्याख्याता के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। प्रोग्राम की इसी श्रृंखला में मैं राम सुजीवन सिंह, संयुक्त सचिव काबा, कार्यक्रम की इस कड़ी में आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा काबा से अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान के संदर्भ में अपने विचार हम सभी से साझा करें। आदरणीय
श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा कावा। थैंक यू राम सजीवन। गुड इवनिंग Good evening. सभी सीईसी मेंबर्स, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी सभी रीजनल कावा हेड्स। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदितेश नीले जी, कावा परिवार के सभी सदस्यों, अधिकारीगण एवं कार्मिकों का अभिनंदन। आज कावा द्वारा पारिवारिक मूल्यों का महत्व विषय पर लेक्चर का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया गया है। पारिवारिक मूल्य किसी भी सभ्य समाज की बुनियादी नींव होते हैं, जो हमें न केवल एक परिवार के रूप में बल्कि समाज के एक एक्टिव सदस्य के रूप में ढालते हैं। बचपन से हमें हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा जो मूल्य सिखाए जाते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाते हैं। ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी, सहयोग जैसे अनेक मानवीय मूल्य हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को पारिवारिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़कर रखना एक चुनौती भी है और देश के भविष्य के लिए आवश्यक भी है। आज इसी सब्जेक्ट पर डॉक्टर नंदितेश नीले जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे बल के कार्मिकों के परिवारजनों एवं बच्चों को अवश्य ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कावा द्वारा समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर आयोजित कराए गए हैं, जो हमारे कार्मिकों के परिवारजनों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यह संस्था भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। अंत में मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से जुड़कर एक सफल वेबिनार के आयोजन हेतु बधाई और धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। यही। धन्यवाद महोदया। अब मैं उपाध्यक्षा कावा महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदितेश नीले जी को कावा का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। महोदया। कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी गोयल, उपाध्यक्षा कावा, आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदितेश नीले जी एवं कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी जोनल हेड तथा रीजनल हेड्स, अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों एवं बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। कावा द्वारा प्रतिमाह अलग अलग विषयों पर लेक्चर आयोजित किए जाते हैं। इस आज के विषय पर हमारे लेक्चर ने जो व्याख्यान दिया, वोट ऑफ थैंक्स, मतलब कहा जाए कि वाकई आज का टॉपिक में जो हम लोगों ने सुना, समझा और बहुत ही गूढ़ बातें बहुत ही सरल शब्दों में हमें कही गई, और आप लोगों का जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट बता रहा था कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना और समझा और वाकई लाभान्वित हुए हैं आप। मैं अगर वोट ऑफ थैंक्स को देना चाहूँ तो मुझे लगा बहुत कुछ मैंने भी पाया है इससे, और समय अभाव होने के कारण मैं सभी को सार में संबोधित करना मुश्किल है मेरे लिए। फिर भी मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपका जो लेक्चर की शुरुआत हुई है वो चलना और ठहराव से हुई है। चलना हमें अपना कार्यक्षेत्र सिखाता है और ठहराव सिखाता है परिवार। परिवार और व्यक्ति के लिए ठहराव कितना आवश्यक है और परिवार का क्या महत्व है, यह भारतीय संस्कृति ने इस विश्व से को दिया है। कहा भी जाता है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। तो परिवार का ये वैल्यू है। बहुत अच्छे प्यारे शब्दों में समझाया, इसलिए मैं ज़्यादा न लेते हुए जब भी बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम एक निश्चित उम्र के लोगों को कहते हुए सुन पाते हैं कि हम जिस तरीके से व्यवहार हमारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार हमने अपने पिता से नहीं किया है, तो उस समय मैं यही कहना चाहूँगा कि देखकर फसल अंधेरों की हैरत है कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहाँ बोया था। हमें दोबारा आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और यही कहने की जरूरत है
कि जो हम सिखाना चाहते हैं उसका हमें अभ्यास करना होगा, और कोशिश करते हैं, हमें फौजी में भी सिखाया जाता है कि जो मैं अभ्यास करता हूँ उस चीज को बेहतर तरीके से सीखता हूँ। सुनने वाली चीजें और करने वाली चीज उतनी आती, जो अभ्यास करते हैं वो चीजें हमें ज्यादा बेहतर तरीके से होती हैं। परिवार में लोग यदि एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो चीजें कहने की आवश्यकता भी नहीं होती है और हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। बड़े प्यारे से उदाहरण हमारे व्याख्याता ने हमारे धार्मिक ग्रंथों से दिए, जैसे रामचरितमानस से कई उदाहरण दिए, राम से उदाहरण दिए। राम मतलब शिक्षा। एक बड़ी प्यारी सी चौपाई लिखी है गोसाई जी ने कि जब गंगा को पार कर रहे होते हैं श्री राम जी अपने परिवार के साथ, तो भगवान का इच्छा होती है कि केवट को मैं उतराई में कुछ दूं, तो केवट की उतराई में उनके पास में कुछ होता नहीं है। तो उस दौरान लेकिन उनकी जो पत्नी है वो समझ लेती हैं। तो बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है कि सीए पिए हिये की जानन हारी, सीए पिए हिये की जानन हारी, तुरंत स्वर्ण मुद्रिका उतारी। मतलब सीता जी अपने प्रिय के हिये, दिल की जानने वाली हैं, उन्होंने केवल समझ के ही स्वर्ण मुद्रिका उतार के और दे दी। तो इतना यदि हम एक दूसरे को समझते हैं, जैसे उदाहरण दिया था कि डॉग आते ही बिना कदमों की चाल समझते ही अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, जबकि बेटा कहीं बैठा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता पिताजी कब आए और कब चले गए, उसको बुलाना पड़ता है। जबकि वो, क्योंकि वो संबंध प्रेम का है, वो संबंध है भरोसे का। तो बड़ा ही अच्छा हमारा आज का लेक्चर रहा है और हम वाकई लाभान्वित हैं इससे। मैं पुनः कार्यक्रम के वक्ता, मुख्य वक्ता श्री नंदित निलय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ आकर व्याख्यान द्वारा हम सभी का उचित मार्गदर्शन किया, भविष्य में हम सभी ये उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में पुनः मैं इस बेहतरीन कार्यक्रम हेतु अपने वाइस प्रेसिडेंट काबा के विशिष्ट मार्गदर्शन के लिए सादर आभार व्यक्त करता हूँ, तथा सभी सीईसी मेंबर्स, वेबिनार से जुड़ी सभी जोनल हेड, रीजनल हेड, आईटी ब्रांच, एडम ब्रांच, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक तथा समस्त परिवारजनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एवं इसको सफल बनाने के लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं अभी सभी मेंबर्स से कहूँगा 5th फ्लोर की तरफ प्रस्थान करें।